ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, वेलकम। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने ट्वेल्थ क्लास का भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसका नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो बच्चों, हमने सॉलिड स्टेट के कुछ कॉन्सेप्ट, है ना, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखे हैं। उसी टॉपिक को आगे लेना है मुझे और आपको आज की क्लास के लिए तैयार करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन आपको बताया था, इंट्रोडक्शन ठोस अवस्था का, और शॉर्ट में मैं आपको केवल डिस्प्ले कर दे रहा हूं जल्दी से। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है ना, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था, वो आप इससे पहले वाले वीडियो में जाकर चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी बताया था ठोस के प्रकार, और ठोस के प्रकार में मैंने आपको क्रिस्टली और अक्रिस्टली दो तरह के ठोस बताए थे बच्चों, ठीक है। और ये पैटर्न इस तरह से, और मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि हम क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस का जो ब्रीफ डिस्कशन है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको अपने अगले वीडियो में समझेंगे। तो बच्चों, आज हमारा वो वीडियो आ गया है जबकि हम क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस को आज डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम चलते अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड पर, ठीक है, क्रिस्टली ठोस पर। तो समझेंगे क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टली ठोसों में जो अवयवी कण है ना, अब आप पूछोगे कि सर ये अवयवी कण क्या होते हैं। तो परमाणु, अणु और आयन, बच्चों इनको अवयवी कण कहते हैं। तो ठोस किनसे बनता है? इन अवयवी कणों से मिलकर बनता है। तो ये जो अवयवी कण हैं, ये क्रिस्टली ठोस में एक निश्चित नियमित ज्यामिति व्यवस्था में बंधे हुए होते हैं या व्यवस्थित होते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, इन अणु, परमाणु और आयनों की, है ना, बारंबार पुनरावृत्ति होने पर एक निश्चित ज्यामिति वाला त्रिविम संरचना का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं कि क्रिस्टली ठोस में दीर्घ परास क्रम होता है। बच्चों, ये जो तीन अलग अलग पॉइंट हमने आपके सामने डिस्कस किए क्रिस्टली ठोस को, इनको समझने के लिए एक छोटा सा चित्र आपके सामने लोकेट किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये कुछ ब्लैक बॉल्स और ये कुछ व्हाइट बॉल्स हैं। इन तो कुल 6 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल से मिलकर एक हेक्सागन बन रहा है। ये एक हेक्सागन 12 परमाणु, अणु या आयनों का एक समूह है जो एक छोटी इकाई या यूनिट बना रहा है। इसी प्रकार ये एक दूसरा हेक्सागन है, फिर ये तीसरा हेक्सागन है, और इस प्रकार ये एक दूसरे से व्यवस्थित हो रहा है। तो बच्चों, जब ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में इनकी पुनरावृत्ति होती है ना, तो इस तरह से ये मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं? ये क्रिस्टली ठोस का निर्माण कर लेते हैं। बच्चों, आपको याद रखना है कि क्रिस्टली ठोस में, ठीक है ना, ये जो पैटर्न है ये निश्चित होता है ना। इनकी जो व्यवस्था है ये क्रमबद्ध होती है, मतलब इनके जो पैटर्न है ये फिक्स होते हैं, बिल्कुल एक जैसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है, ठीक। और जब ये पैटर्न क्रिस्टल का एक रूप धारण कर लेता है तो आपको जो क्रिस्टल है वो कुछ इस तरह का दिखता है। इमेजिन करिए कि ये एक जो बॉल अब आप इस क्रिस्टल में देख रहे हो, ये एक हेक्सागन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सपोज ये एक हेक्सागन है, ये एक दूसरा हेक्सागन है, फिर ये तीसरा हेक्सागन है, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा। इस तरह से कई हेक्सागन, है ना, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में मिलते जाएंगे, जिससे कि क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और अपने आप में एक पूर्ण क्रिस्टल बन जाएगा, फिर ये एक अपने आप में पूर्ण क्रिस्टल बन जाएगा, फिर ये अपने आप में पूर्ण क्रिस्टल बन जाएगा। तो एक ही पदार्थ के जितने भी क्रिस्टल होंगे वो सभी भौतिक और रासायनिक गुणों में समरूपता रखेंगे बच्चों। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही कुछ और भी तथ्य अभी हमारे सामने आएंगे। हम चलते अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो क्रिस्टली ठोस है, तो क्रिस्टली ठोस में बड़ी संख्या में इन्हें बनाने वाली इकाइयां होती हैं, जिन्हें क्रिस्टल कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे समझने वाली बात है। इसीलिए क्रिस्टल का इसीलिए बच्चों, क्रिस्टल का एक संक्षिप्त में, है ना, जो डेफिनेशन है वो आपके सामने आ रही है कि क्रिस्टल वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी
निश्चित ज्यामितीय आकृति, ठीक है, समतल फलक एवं तीक्ष्ण किनारे होती हैं बेटा, जिनमें क्रिस्टली ठोस वास्तविक ठोस के रूप में जाने जाते हैं। आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि क्रिस्टली जो ठोस है ना, हम इनको वास्तविक ठोस के भी नाम से जानते हैं बेटा। आपको याद रखना है कि क्रिस्टली ठोस की जो ज्यामिति है, उनकी जो आकृति वो समतल, उनके जो फलक है वो समतल होते हैं, तीक्ष्ण है ना, किनारे होते हैं इनमें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको इनको समझ के रखना। उदाहरण के तौर पर बेटा, अगर मैं कुछ धात्विक तत्व आपके सामने रखूं तो जैसे कि लोहा, तांबा है ना, चांदी, ये सभी क्रिस्टली ठोस के उदाहरण हैं। बच्चों कुछ अधात्विक तत्व भी मैंने लिए हुए हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये अधात्विक तत्व हैं जो कि क्रिस्टली ठोस के उदाहरण हैं। इसके अलावा कुछ यौगिक, जैसे कि सोडियम क्लोराइड आप देख रहे हो है ना, जिंक सल्फाइड आप देख रहे हो, नेप्थोलीन, ये सभी क्रिस्टली ठोस के उदाहरण हैं। बच्चों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं अब आपको कुछ डायग्राम के अकॉर्डिंग है ना, कुछ चित्र के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्रिस्टली ठोस जो है वो क्या होते हैं। तो आपके सामने ये डायग्राम आया हुआ है, आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो आप, ये अष्टफल की आकृति का है ना, ये एक वर्गाकार आकृति का क्रिस्टल है, ये एक गोलाकार आकृति का क्रिस्टल है, ये एक पिरामिड आकार का क्रिस्टल है ना, ये एक चतुष्फल की आकृति का क्रिस्टल है, ये एक स्टार के रूप में आप देख रहे हो ये क्रिस्टल है, ये एक बहुभुज टाइप का क्रिस्टल है ना। ये पीछे आप जो देख रहे हो ना ब्लैक कलर के, ये नॉर्मल केवल स्टोन है, ये क्रिस्टल नहीं है। ये क्रिस्टल आपको थोड़े से अच्छी तरह से देख पाए इसीलिए केवल उनको व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए वो दिखाए गए। तो बच्चों इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अब आप ये देख रहे हो ना, बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास में, आपको देखने को मिल जाएंगे जो अंगूठियों में विभिन्न प्रकार के नग जो है वो धारण किए हुए होते हैं ना, जैसे कि नीलम, पन्ना, माणिक, आपने इस तरह के नगों के बारे में सुना होगा। तो ये सभी क्या है बेटा, ये क्रिस्टली ठोस है ना, विशेष प्रकार के मतलब रत्न माने जाते हैं ये। तो आप समझिए कि ये सभी हमारे क्रिस्टली ठोस की श्रेणी में आते हैं बच्चों। इसके अलावा आप ये देख रहे हो ये फिटकरी है बच्चों, ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी औषधि है जो विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करने में सहायक है ना, पानी वगैरह में जो छोटे जर्म्स होते हैं उनको मारने में भी सहायक है। तो ये भी एक तरह का क्रिस्टली ठोस है। ठीक है बच्चों, समझ में आई मेरी बात? तो हमने क्रिस्टली ठोस को समझा। हम आगे चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वो है एमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टली ठोस। तो अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं बेटा? तो अक्रिस्टली ठोस हम उन पदार्थों को कहते हैं जिनके अंदर पर्याप्त दूरी तक परमाणुओं का कोई सुनिश्चित विन्यास नहीं होता। बेटा हमने यहाँ पे परमाणु शब्द का ही केवल इस्तेमाल किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे अणु या आयन की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परमाणु, अणु या आयन का है ना सुनिश्चित विन्यास नहीं होता है। तो अक्रिस्टली ठोस की जो संरचना है वो रेगुलर नहीं होती है, यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। आपको याद रखना बेटा कि जो अक्रिस्टली ठोस है तो अक्रिस्टली ठोस का निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। अक्रिस्टली में परमाणु, अणु अथवा आयनों का क्रम जो है वो सुव्यवस्थित नहीं होता है। इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात कणों की जो व्यवस्था उनका कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है। जैसे अब आप ये एक डायग्राम आपके सामने आया है ना, इस डायग्राम को आप जब बहुत ही ध्यान से देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो पहले आप माउस का कर्सर देख पा रहे हो, जहां पर यहाँ का पैटर्न बिल्कुल अलग है, जबकि इसके ऊपर आप देख रहे हो ये वाले हिस्से में पैटर्न बिल्कुल अलग हो गया, फिर यहाँ वाले हिस्से में जो पैटर्न है वो अलग हो गया, फिर इस हिस्से का जो पैटर्न है वो अलग हो गया। यानी आपने देखा मैंने 4 अलग अलग स्थानों पर आपको 4 अलग अलग तरह के पैटर्न दिखाए। इसी तरह से बेटा अगर आप पूरे क्रिस्टल को देखोगे तो पूरे क्रिस्टल की जो ज्यामितीय व्यवस्था होगी वो अलग अलग देखने को आपको मिलेगी, प्रतीत होगी। ठीक, कुछ डायग्राम के थ्रू मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को भी आगे लेके चलना चाहूंगा। जैसे कि हम जान रहे बेटा कि जो अक्रिस्टली ठोस है ना, तो निश्चित क्रम में इनकी पुनरावृत्ति जो वो नहीं होती है। कुछ उदाहरण जैसे कि आपको याद रखना है कि कांच, मोम, वसा, ठीक है ना, या आपने नाम सुना होगा डामर, ठीक है, ये अलग तारा के नाम से भी जाना जाता है। डामर को शुद्ध हिंदी में हम इसको अलग तारा कहते हैं। बहुत प्रख्यात नाम है, पहले के जो पूर्व समय के जो लोग हैं वो डामर को इसी नाम से बुलाते थे। तो ये सभी बेटा अक्रिस्टली ठोस की श्रेणी में आते हैं।
अब डामर वैसे तो चिपचिपा पदार्थ हो, तो आप बोलोगे सर ये एक तरह का ठोस तो है नहीं, फिर हम क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली वो ठोस होता है, अपनी सुविधा से इस्तेमाल के लिए हम उसको गलाकर थोड़ा चिपचिपा बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख रहे हो जैसे कि कांच की गोलियां आपको दिख रही हैं, जिनको हम साधारण लैंग्वेज में बच्चे इसको कंचे बोलते हैं ना, तो ये आक्रिस्टली ठोस है। ठीक, आक्रिस्टली ठोस की पहचान है बेटा कि जब आप इसको तोड़ने का प्रयास करोगे तो ये विभिन्न पैटर्न में टूटेंगे, मतलब इनके टूटने का कोई निश्चित क्रम नहीं होगा। ठीक है, ये देख रहे हो ना छोटे बड़े, ये सभी कांच के छोटे छोटे गोले हैं। इसके अलावा बच्चों ये देख रहे हो आप, ये प्लास्टिक के दाने हैं, तो ये प्लास्टिक के जो दाने हैं ये भी हमारे आक्रिस्टली ठोस की श्रेणी में आते हैं बच्चों। इसके अलावा आप देख रहे हो है ना, ये क्या है? जी हाँ बिल्कुल, ये पत्थर है ना, पहाड़ है ये। तो जब आप इन पत्थरों को आप देख रहे हो तो ये भी आक्रिस्टली ठोस की श्रेणी में आएंगे। जब आप इन पत्थरों को तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये एक नियमित क्रम में नहीं टूटेंगे। ठीक है, मतलब इनके टूटने का जो क्रम होगा वो अनियमित होगा, क्योंकि आक्रिस्टली ठोस की श्रेणी में आते हैं। तो होप सो बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसके आगे हमारे पास कुछ और भी पैटर्न है, जैसे कि अब आप देख रहे हो ये आपके पास एक प्लास्टिक के कुछ कॉन्क्रीज देख रहे हो, ये सभी आक्रिस्टली ठोस है। ठीक है, ये आप देख रहे हो कुछ बॉटल्स आ गई, ये सभी आक्रिस्टली ठोस है। अभी मैंने आपको कुछ प्लास्टिक के दाने दिखाए थे ना, तो ये उन्हीं से निर्मित होने वाले आक्रिस्टली ठोस की श्रेणी में आते हैं। हम चलेंगे बेटा अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि हम आक्रिस्टली ठोस और ठोस है ना, क्रिस्टली ठोस में हम अंतर देखने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर गुण क्रिस्टली और अक्रिस्टली के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे, मतलब इनमें डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास ज्यामितीय आकार। तो आपको याद रखना बेटा कि जो क्रिस्टली ठोस हैं इनका जो ज्यामितीय आकार है वो निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टली ठोस का जो ज्यामितीय आकार है वो निश्चित नहीं होता है। दूसरा बिंदु है बच्चों कि अवयवी कणों की जो व्यवस्था है ना, तो आपको याद रखना है इनमें जो परासी व्यवस्था होती है, मतलब एक निश्चित क्रम में होती है, एक के बाद एक जो पैटर्न है वो लगातार जुड़ते चले जाते हैं, जबकि आक्रिस्टली ठोस में जो व्यवस्था वो परासी नहीं होती है। इनके विभिन्न पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। प्रकृति, तो बच्चों प्रकृति के साथ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वास्तविक ठोस की श्रेणी में आते हैं, यानी जो क्रिस्टली ठोस हैं ये वास्तविक ठोस माने जाते हैं, जबकि जो अक्रिस्टली ठोस हैं ये आभासी ठोस हैं। और आप याद रखना कि अक्रिस्टली ठोस को आभासी ठोस के साथ साथ हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों है हम बाद में इसको एक सेपरेट क्वेश्चन के फॉर्म में भी समझेंगे बच्चों। उसके बाद हमारे पास गलनांक। तो आपको याद रखना कि जो क्रिस्टली ठोस हैं इनका गलनांक निश्चित होता है, यानी कि एक क्रिस्टल अगर आपने लिया और अगर आपने क्रिस्टल को बहुत सारे भागों में तोड़ लिया है या काट लिया है, तो उसके एक भाग का जो गलनांक होगा उसके प्रत्येक भाग का गलनांक वही होगा, यानी इनका गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है। जबकि अक्रिस्टली ठोस का जो गलनांक होता है वो अलग अलग हो सकता है, यानी अगर मान लीजिए आपके पास कोई अक्रिस्टली ठोस है तो उसका एक भाग जो है उसका गलनांक अलग होगा, लेकिन उसके उसी क्रिस्टल के दूसरे भाग का गलनांक कम या ज्यादा भी हो सकता है, यानी उससे अलग हो सकता है, यानी उसके प्रत्येक भाग का जो गलनांक है वो अलग अलग हो सकता है। कुछ भागों में समानता हो भी सकती है, लेकिन निश्चित रूप से इनके जो गलनांक है वो ताप के परास्पर धीरे धीरे बदलते हैं और ये समय के साथ पिघल जाते हैं। इसके बाद हम बात करें बेटा गलन ऊष्मा की। तो आपको याद रखना कि क्रिस्टली जो ठोस है ना, इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टली ठोस की जो गलन ऊष्मा है वो निश्चित नहीं होती है। बच्चों बहुत अच्छी तरह से याद रखना आपको। इसके बाद है बेटा विदलन गुण। तो आपको याद रखना है कि जो क्रिस्टली ठोस हैं ये विषम दैसिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टली ठोस ये समदैसिक होते हैं। बच्चों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आभासी ठोस और अतिशीतित जो द्रव है हम अक्रिस्टली ठोस को भी बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अभी हम इससे रिलेटेड एक प्रश्न ले लेंगे और हम आपके इनको ऐसा क्यों कहते हैं इसका निवारण हो जाएगा। उसी प्रकार जो क्रिस्टली ठोस हैं, तो बच्चों हमारा जो छठवां पॉइंट है वो है विदलन गुण, है ना। तो आपको याद रखना बच्चों की जो क्रिस्टली ठोस हैं ये विषम दैसिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टली ठोस जो है वो समदैसिक होते हैं। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टली ठोस है ये विषम दैसिक है और अक्रिस्टली ठोस समदैसिक है। तो हम यहाँ पर इन मतलब क्रिस्टली ठोस में ये विषम दैसिक गुण और अक्रिस्टली ठोस में ये समदैसिक गुण, है ना, इनको भी हम एक सेपरेट प्रश्न के रूप में लेकर हम अपने टॉपिक को समझेंगे आगे जाकर।
हम चलेंगे बेटा अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहला पॉइंट है कि जो क्रिस्टली ठोस है ना, इनका जो गलनांक है वो निश्चित होता है। दूसरा बेटा क्रिस्टली ठोस विषमदैशिक होते हैं। तो अब यहाँ पर समझिए कि विषमदैशिक से तात्पर्य क्या है। तो क्रिस्टली ठोस विषमदैशिक होते हैं अर्थात उनके कुछ है ना, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी जो भी उनके कुछ भौतिक गुण हैं, कुछ एक एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोधकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि अपवर्तनांक इत्यादि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टली ठोस के अलग अलग व्यवस्था के कारण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ के रखना है। बच्चों अगला जो हमारे पास इसमें पॉइंट आ रहा है वो है कि क्रिस्टली ठोस को तेज धार वाले औजार से काटने पर इसके दो भागों में विभक्त टुकड़ों की सतहें सपाट तथा चिकनी होती हैं। क्रिस्टली ठोस का हीट ऑफ फ्यूजन गलन की ऊष्मा निश्चित तथा अभिलाक्षणिक होती है। तो बच्चों जो अगला पॉइंट है वो ये है कि क्रिस्टली ठोस को वास्तविक ठोस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट अभी मैंने आपके सामने रखे बच्चों, एक एक करके आपको इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है और बार बार आपको समझ लेना है इनको। तो जब मान लीजिए आपके पास कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में अंतर बताने हैं आपको, तो ये पॉइंट जो हैं आपके है ना, ये आपको मदद करेंगे कि आप वहां पर उन क्वेश्चंस का उत्तर भी दे पाओगे। बच्चों इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टली ठोस के गुण। तो अक्रिस्टली ठोस के गुणों की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो आपको याद रखना कि जो अक्रिस्टली ठोस है वो ताप के एक निश्चित परास पर नर्म हो जाते हैं। ठीक है ना, इसी कारण अक्रिस्टली ठोस को गलाकर हम सांचों के रूप में ढाल सकते हैं। जिस आकार में चाहो उस आकार में आप इसको ढाल सकते हो, जैसे कि प्लास्टिक, कांच इत्यादि। गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर जो एमॉर्फस होते हैं बेटा, जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं, वो क्रिस्टली ठोस में बदल जाते हैं या क्रिस्टली ठोस बन जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट भी इसको आपको याद रखना है। अक्रिस्टली ठोस के क्रिस्टली बन जाने के कारण ही जो प्राचीन सभ्यता थी बेटा, तो वहां पर कुछ कांच के बनी वस्तुओं में दूधियापन आ जाता था। यानी जो एमॉर्फस थे उनको बाद में, चूंकि है ना प्राचीन समय के जो लोग थे वो क्रिस्टल में बदल लेते थे और इस वजह से जो कांच होता था वो अपनी ट्रांसपेरेंसी को खो देता था, वो कुछ मिल्की है ना दूधियापन लिए हुए पैटर्न का दिखाई पड़ता था। अक्रिस्टली पदार्थ में तरल की भांति है ना प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। हालांकि अक्रिस्टली ठोस में जो प्रवाह की प्रवृत्ति है वो बहुत ही स्लो होती है, बहुत धीमी गति से होती है बच्चों। अक्रिस्टली ठोस की प्रकृति आइसोट्रोपिक समदैशिक होते हैं बेटा ये। ठीक, इसका मतलब अभी आप समझ गए होंगे, क्योंकि उनमें दीर्घ परास व्यवस्था जो है ना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर दीर्घ परास का मतलब होता है कि जैसे कि जो हेक्सागन है, तो आपने देखा था कि क्रिस्टली ठोस में जो हेक्सागन है वो पूरे क्रिस्टल में केवल हेक्सागन के फॉर्म में ही देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो हम वहां पर बोल रहे थे कि उनमें एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, जबकि क्रिस्टली ठोस में जो हेक्सागन बन रहा था वो कहीं पे हेक्सागन, कहीं पे मतलब एक अलग अलग पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं, अलग अलग तरह के पैटर्न यहाँ पर बन रहे थे। इसलिए हमने बोला कि यहाँ पर एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है बच्चों। ठीक, सभी दिशाओं में ये अनियमित और इनका विन्यास होता है। अक्रिस्टली ठोस दैनिक जीवन में बहुत ही अधिक उपयोगी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अक्रिस्टली ठोस है तो इनका उपयोग नहीं है। आपने देखा कि प्लास्टिक जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है, कांच जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है। आज आप एक बहुत अच्छे से सुसज्जित भवन अगर आपको बनाने हैं तो आपने देखा होगा कि बिना कांच के आप भवन को कितना भी आप डेकोरेट कर लो, आप उसको सुंदर नहीं बना सकते। प्लास्टिक जो है वो उन्होंने चीजों को कितना आसान बना दिया। हमारे घर में फाइबर्स है ना, जैसे टीवी के कैबिनेट्स, मोबाइल के कैबिनेट्स, फ्रिज के कैबिनेट्स है ना, घर में बहुत सारे फर्नीचर्स, बहुत सारे टेबल, कुर्सी, डेस्क, बेंचेस, ये सभी प्लास्टिक से बनाए जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों अब बहुत सारे यहाँ पर डिस्कशंस का एक क्राइटेरिया है
कि जो प्लास्टिक्स हैं वो बैन है, तो बेटा एक्चुअली में सभी प्रकार के जो प्लास्टिक्स हैं वो बैन नहीं है। प्लास्टिक की भी अपनी कुछ क्वालिटी होती है, उनका एक मापदंड होता है, तो मापदंड से नीचे के जो प्लास्टिक्स हैं है ना बाजार में, केवल वो बैन है। अभी हम उन पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, फिलहाल में आपकी जानकारी के लिए इतना सफिशिएंट है। बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टली ठोस के प्रकार। तो बच्चों आप याद रखेंगे कि अंतरा आणविक बलों के आधार पर क्रिस्टली ठोस को हमने 4 वर्गों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला है बेटा आणविक ठोस, दूसरा है बच्चों हमारे पास आयनिक ठोस, तीसरा है बच्चों हमारे पास धात्विक ठोस, और अंतिम और चौथा है बेटा हमारे पास सहसंयोजक ठोस। तो बच्चों हमारा जो वीडियो है वो आज का थोड़ा बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन आप मेरे ये सेकंड पार्ट का जो वीडियो है इसको भी बहुत अच्छी तरह से और कई मर्तबा देखिए, ताकि ये जो चैप्टर है अब आगे जाकर बहुत अच्छे से आपके साथ इंटरकनेक्ट हो, क्योंकि आने वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो हम आज की वीडियो को यहाँ पर ही एंड करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।